में सिंपल बात करें नंबर्स का डेटा आपके पास होगा, नंबर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास रियल नंबर होता है, लेकिन कोई भी नंबर्स को दो भाग में देखना। नंबर जो है जो हमारे सिलेबस में वो सारे रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर कहने का मतलब जिसके अंदर फ्रैक्शन पार्ट भी आ जाएगा, -1 ये 1/2 हो सकता है, आपके पास 0 हो सकता है, 1 2 3, ये -∞ प्लस इन्फिनिटी से कहीं तक जा सकता है। लेकिन इन नंबर का अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूं तो दुनिया में कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीका होता है, समझे बेटा। एक को बोलते हैं किसी भी नंबर का एक्चुअल फॉर्मेट, जो एक्चुअली ये काम करता है। दूसरा होता है इसका हिडन फॉर्मेट। क्लियर है? अगर मैं एक्चुअल फॉर्मेट की बात करूं तो देखो बेटा, आप किसी भी एक्चुअल नंबर के साथ ही सीधा प्लस माइनस इंटू डिवीजन कर सकते हैं। आप हिडन नंबर के साथ प्लस माइनस इंटू डिवीजन नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना पाप है बेटा, नॉट अलाउड। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। इतनी बातें क्लियर हो गया? अब जरा देखो यहाँ पे, अब जब यहाँ पे मैंने कहा एक्चुअल नंबर, तो एक्चुअल नंबर कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, तो ये अपना खुद का वजूद है। इसके साथ आप जोड़ करके 7 लिख सकते हैं, इसके साथ घटा कर सकते हैं, माइनस इंटू प्लस जो भी है, तो उसको हम एक्चुअल नंबर कहते हैं। समझ में आया? लेकिन बात आती है इसकी, हमारा डेटा जो एक्चुअल नंबर का ना बना के हिडन डेटा का बनाया जाता है। मुझे एक सिंपल चीज बताइए, ढूंढा किसे जाता है? जो खो जाता है या फिर छिपा हुआ होता है, वही चीज ये। और दुनिया में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हिडन तरीका है वो है 3। इसके अलावा तो आज तक बना नहीं है। ठीक है, पहला चीज है जिसको बोलते हैं परसेंटेज के फॉर्मेट में, दूसरा होता है रेशियो के फॉर्मेट में, और चौथा होता है एवरेज के फॉर्मेट में। इसलिए आपका पूरा का पूरा डीआई सिर्फ इन्हीं तीनों की कहानी है, एक्सेप्ट प्लस माइनस इंटू डिवीजन। अर्थमेटिकल रूल्स ये आपकी जिम्मेवारी है। ये मैं क्या, दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता है कि प्लस माइनस इंटू डिवीजन कैसे करना है। इसमें कमांड कम हुआ तो डीआई को भूल जाओ, 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स आपके हाथ से बाहर है। इतनी बातें समझ में आए? अब देखिए, परसेंटेज कहने का मतलब अगर किसी नंबर, जैसे ये एक एक्चुअल नंबर है, इसका अपना वजूद कितना है? 4। समझे? मैं खुद की पहचान है 4, लेकिन अगर मैंने इसके अंदर परसेंटेज डाल दिया तो ये अपनी पहचान खो देता है। बात समझे? ये एक्चुअल नंबर 5 है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज डाल दूं तो ये अपनी खुद की पहचान खो देता है। यकीन मानिए अब ये हो गया हिडन नंबर, तो इसका एक्चुअल नंबर क्या होगा, तो इसको निकालने का तरीका ऑलरेडी मैंने परसेंटेज में ही बताया हुआ है। तो 5 × 1/100 यही कुछ होगा। अब इसको इससे काट दीजिए तो सीधा क्या हो गया, वैल्यू 1/20। तो ये भी तो एक रियल नंबर है। बात समझ में? यानी कि अब ये एक्चुअल है। अब आप जब भी काम होगा तो हम एक्चुअल नंबर के साथ करेंगे। ये तो हिडन होता है, आप इसके साथ ऐसा जोड़ के कभी नहीं लिख सकते हो कि ये 4% है, ये 5% है, दोनों को जोड़ दूं ये 9% हो जाएगा। बेटा घोर अनर्थ है, महापाप है मैथ की दुनिया में, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू क्या है, 5 के पीछे एक्चुअल वैल्यू क्या है। बात समझ में आया? एज इट इज अगर मैं रेशियो लिख दूं जैसे 4:5, आप इसको दो जोड़ के लिए ऐसे 9 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो जो है किसी भी रियल नंबर को काट के बनाया गया छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल 20 और 25 एक रियल नंबर है, और रेशियो इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर्स। किसी 2 नंबर के बीच का कंपैरिजन को आप रेशियो कहते हैं। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर रेशियो लगा दिया तो यानी अब ये कट के 4 और 5 में आ गया। बात समझे? और काटने वाले का नाम क्या था? के, कांस्टेंट। बात समझ में आया? तो अब जरा देखिएगा, एक्चुअल नंबर से हमने रेशियो लिया, लेकिन अब मुझे बताइए इसको मैं हटा दूं, अब मुझे बताइए ये रेशियो किस नंबर का है, बता सकते? अरे अगर मेरे पास एक्चुअल नंबर था उससे मैं रेशियो में कन्वर्ट कर गया, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन में ही रेशियो दे दिया, तो अब बताओ ये किस नंबर का था? नहीं बता सकते। ये डिपेंड करता है कि इसको काटने वाला कौन। अगर काटने वाला इस केस में 2 है तो आंसर 8 और 10 होता, क्योंकि ये इससे छोटा बन के बना होता। अगर 3 होता तो ये 12 और 15 होता, 4 होता तो 16, 20 होता, इस तरह से जाते तो इन्फिनिटी होता। हमें तो पता ही नहीं कि आप किसके मूल हैं, और जब तक एक्चुअल है ही नहीं तो प्लस माइनस का तो ख्वाब भी नहीं आनी चाहिए। बात समझ में? इसलिए रेशियो भी एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें आपको डेटा को छिपाया जाता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसमें कई क्वेश्चन रेशियो के फॉर्मेट में छिपाया गया। देखो आप देख भी लो, स्क्रीन पे देखना। देखो बेटा यहीं पे देख लीजिए, रेशियो का इस्तेमाल किया गया, रेशियो 2:1। क्लियर है? यानी कि इससे हमें उस एक्चुअल वैल्यू को लाना पड़ेगा कि आखिर वो कहना क्या चाहता है।
समझे? तो रेशियो से वो डेटा को हिडन बनाने का काम करते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, देख लो, ये लो आ गया। अब यहां देखो, मेल और फीमेल का रेशियो है 5:6। बता सकते हैं मेल कितना फीमेल कितना? नहीं बता सकते। अब वो इसको डिवाइड किसने किया है, मुझे ये चाहिए होगा। जब तक ये मिलेगा नहीं तब तक काम होगा नहीं। इसलिए रेशियो भी एक ऐसा तरीका होता है जहां नंबर को पूरी तरह से छिपा दिया जाता है। क्लियर? ठीक है। तीसरा देखना, तीसरा होता है बेटा इसमें एवरेज। एवरेज भी चूंकि याद रखिएगा, जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया तो बताया दिया कि रेशियो क्या है। रेशियो इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट। और ये उसका बेटा है ना। अब ये इसका चाइल्ड है, तो ये अगर हिडन है तो ये भी तो हिडन ही रहेगा। इसलिए अब आइए एवरेज। जैसे एवरेज भी नंबर्स को छिपाने का काम करता है। मैंने कह दिया कि मेरे क्लास का एवरेज एज मान लिया जाए कि 20 है, तो कोई बता सकते हैं कि क्लास में एक पर्टिकुलर बच्चे का एज क्या होगा? मैंने तो एवरेज बात बताई है। मैंने कहा मेरा जो 5 सब्जेक्ट का मैंने एग्जाम दिया और मेरा एवरेज मार्क्स 50 है, तो मुझे बता सकते हैं मेरा मैथ में क्या आया था? नहीं बता सकते। तो ये 3 तरीका जो होता है जो किसी भी चीज को आपको हिडन में बना देता है। क्लियर है? अब इन 3 चीज को उठाकर एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। तीनों चीज के नंबर्स को किसी ना किसी ग्राफ के अंदर डाल दिया जाता है। बेटा ढूंढने का भी एक तरीका होता है। अगर आपका यहां पे पेन या मोबाइल खो जाए, समझे, अब मेट्रो के नीचे जाके तो ढूंढोगे नहीं, है ना। कहीं ना जब ढूंढोगे भी तो कहीं एक सर्टेन एरिया में तो ढूंढोगे, तो वो एरिया क्या होगा, उस एरिया को ढूंढने के पार्ट को कहते हैं ग्राफ। अब ग्राफ क्या है? एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किसका? टू रिप्रेजेंट द नंबर। किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक स्ट्रक्चर होता है और उसी को बोला जाता है ग्राफ। बात समझे? और यही ग्राफ आपके सिलेबस में जो है 4 तरीके के ग्राफ से लेकर बनाया गया है। जरा देखो यहाँ पे, इतनी बातें सबको समझ में आ गया? अब भाई डेटा के बारे में हम पूरी तरह से जानकारी ले चुके हैं कि क्या है। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन में बेटा दिया जाता है, देखिएगा जैसे यहाँ पे एक पार्ट होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा है, जरा ध्यान समझना। मैंने कुछ एग्जाम दिए, जैसे एक मैथ का दिया, रीजनिंग दे दिया, इंग्लिश दे दिया, ऐसे दे दिए, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर मेरे को जो मार्क्स मिला, जरा ध्यान से समझना बेटा। मान लो कि मैथ का जो टोटल मार्क्स है, इस मैथ का अगर मैं बात कर लूँ कि मान लो ये 50 मार्क्स का है और ये जो है 60 मार्क्स का है। ये हाँ ठीक है, लो टोटल मार्क्स की बात करें तो ये टोटल मार्क्स मैथ का 50 है। मैथ का यहाँ कर दूँ, हाँ ठीक है, लो उल्टा कर देता। देखो ये मैथ है हमारे पास, ये मैंने रीजनिंग डाल दिया आपके पास, देखो यहाँ पे, और यहाँ मैंने डाल दिया मान लो इंग्लिश है। और मैंने आपको बोल दिया कि इसका जो टोटल मार्क्स है, ध्यान समझना, ये 50 नंबर का है, ये 60 नंबर का है और ये 70 नंबर का है। इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, ए, बी और सी। देखो मैं यहाँ पे कुछ छेड़खानी कर रहा हूँ, आप मुझे पकड़ के बताना मैंने यहाँ क्या गड़बड़ किया। मैथ का टोटल मार्क्स 50, 60 एंड 70। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ अगर मैं बात कर लूँ तो जरा देखो यहाँ पर, इसमें मैंने कह दिया ये 40 है, यहाँ मैंने 30 लिख दिया, यहाँ मैंने 50 लिख दिया, यहाँ मैंने 60 लिख दिया, यहाँ मैंने 55 लिख दिया, यहाँ मैंने 80 लिख दिया, यहाँ मैंने मान लिया जाए 30 लिख दिया, 45 लिख दिया, 30 लिख दिया है। अब जरा टेबल देखो, कुछ गड़बड़ है? आपको कुछ गड़बड़ दिखा है ना? कहाँ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? बी में रीजनिंग का मार्क्स, सॉरी मैथ का मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स कितना है? ऐसा पॉसिबल है? तो आप गलतफहमी में हैं। समझ में आया? आपके अंदर मिसकंसेप्शन भरा हुआ है। बिल्कुल सही है। यहां पर ये चीजें तभी पॉसिबल है कि जब ये पोजीशन जो रेड में लिखा गया है मार्क्स है, ये अब एक्चुअल नहीं है, ये परसेंटेज है। बात समझ में आया? अब 50 में 60 तो आ सकता था। मेरी बात समझ में आया? क्योंकि डेटा कभी भी डायरेक्टली नहीं देगा और ये इसकी आइडेंटिटी होती है कि अगर आपके पास मार्क्स लिखा गया है टोटल 50 में से 60 आ सकता है, बट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इधर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, ऐसे नहीं आ सकता। तो यहां से देखकर अब ये टेबल गलत नहीं था, बिल्कुल सही था, 100% एक्यूरेटेड था। समझे? लेकिन अब कौन बताएगा? या तो आप देख के पता कर लीजिए, या तो ग्राफ कहता है कि अगर आपने यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स लिखा है तो ज्यादातर केस में, मोस्टली केस में, जब भी कोई डीआई लिखा जाता है तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट इसके ऊपर होता है, वहां लिख दिया जाता है द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 3 स्टूडेंट्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। अब तो क्लियर होगा?
समझ में आया? क्योंकि जब तक कोई चीज छिपेगा ही नहीं तो उसे ढूंढा नहीं जा सकता है, और छिपाने के ये तरीके होते हैं। क्लियर है? आपका मिसकंसेप्शन ये था कि 50 से 60 नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। मैंने तो अभी फिलहाल बताया नहीं था कि नंबर परसेंटेज ये एक्चुअल है। इतनी बातें समझ में आया? क्योंकि अभी कहानी, कई सारी कहानी इसी पे उलझने वाली है। ये देखो यहाँ पर, इसलिए तो मैंने आज आप लोगों का 3 से 4 घंटे का समय लिया है। देखो कई क्वेश्चंस आपको दिखेगा यहाँ पे, स्क्रीन देखिए जरा। ये देखो क्वेश्चन में पहले से मेंशन कर दिया गया है द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, यही कुछ है। यानी ये जो नंबर्स आपके दिख रहे हैं बेटा, ये सारे नंबर्स एक्चुअल नहीं है, ये सारे नंबर छिपे हुए हैं। और जब छिपे हुए को बाहर नहीं निकालोगे तब तक काम नहीं बनेगा। क्लियर? निकालना कैसे, ये बाद वाली बात देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन के ऊपर पर्दा है, समझे? जैसे घूंघट डालते हैं ना, उसी तरह जब तक हटेगा नहीं काम नहीं बनेगा। क्लियर है? या तो लिख दिया तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं लिखा तो क्वेश्चन के डेटा से आपको समझना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है, क्वेश्चन गलत नहीं है। क्लियर हो गया? अब भाई यहां तक हमने देखा, डेटा के बारे में समझ लिया। अब बात आ जाता है यहां पे इंटरप्रिटेशन। इसको समझे? देखो इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कुछ नहीं, इसका मतलब होता है, सीधी सी बात करें, इसका मतलब होता है ढूंढना या फिर खोजना, जो मछली आपको समझ में आता हो। ये देख लिए, खोजना क्या, ढूंढना, याद रखना बेटा। इंटरप्रेट करना यानी कि डेटा को ढूंढकर बाहर निकालना। कहां से? इस ग्राफ से। बात समझ में आया? और ढूंढना कहां है? यहाँ पे, याद रखिए बेटा, इसी ग्राफ से। और ये ग्राफ क्या है? एक तरह का नंबर को रिप्रेजेंट करने का स्ट्रक्चर है। जैसे अभी आप क्लास में बैठे हैं, बैठने का एक स्ट्रक्चर है, कोई रैंडमली नहीं बैठ सकता है। बात समझे? तो ये हमारा क्लासरूम कहने का मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो, टेबल हो, कुर्सियां हो, आपका बोर्ड हो, स्क्रीन हो, सारी चीज हो, वही चीज है। ये एक स्ट्रक्चर है और इसी चीज को बोला जाता है ग्राफ। ढूंढना कहाँ है, ये चीजें बता दिया गया। अब ये ग्राफ को बाद में बताया गया, तो ये ग्राफ है कितने तरीके से। कई लोगों ने बोला पहला चीज ग्राफ बना जिसको रो और कॉलम में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, जिसको बोला गया, इस फॉर्मेट को बोला गया रो और इस फॉर्मेट को बोला गया कॉलम। बात समझे? जब डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया तब ऐसे ग्राफ का नाम पड़ा बेटा टेबुलेशन, या फिर इसको कहीं कहीं किताब में टेबल चार्ट के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? और इसके अंदर इतने रहस्य हैं जिसका जवाब नहीं है। और इसके बाद में वापस 3 वैरायटियां बनके तैयार हुई हैं। एक को बोला जाता है कंप्लीट टेबल, दूसरा होता है मिसिंग टेबल, तीसरा होता है फार्मूला बेस्ड टेबल। इसके अलावा आज तक आपके सिलेबस में क्वेश्चंस नहीं आए। एग्जांपल देखो स्क्रीन पर, ध्यान पर, अभी नोट डाउन मत करो। देखो बेटा, कंप्लीट टेबल की बात कर ले तो जरा देखो यहाँ पे कंप्लीट टेबल में क्या होता है कि सारे के सारे डेटा जो है क्वेश्चन में फिलअप है, दिख रहा है, सबका सब डेटा आपके सामने है। जहां मिसिंग टेबुलेशन होगा इसमें कुछ डेटा कंप्लीट होगा। और लास्ट होता है फार्मूला बेस्ड। अभी 1 बाय 1 देखेंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि पूरा डीआई कराने के लिए मैं आपको 7 रूल्स गिन के बताऊंगा। बात समझे? क्योंकि डीआई इसी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर चाहता है कि मैं 7वें के अलावा, मैं बोर हो चुका हूं इन 7 को देख देख कर, मैं चाहता हूं कि 8वें रूल से आपसे क्वेश्चंस बनाओ, बात समझे, तो वो तो छेड़ेगा, इस 7 से तो बाहर जा नहीं सकता। मैंने आपको बोला मेरे घर में बेटा 7 कपड़े हैं, उन्हीं में से आपको जो पहनना, लेकिन आप बोल रहे सर मैं तो बोर हो गई। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे जैसे कॉलेज स्कूल का ड्रेस होता है, एक ही कपड़े का होता है, तो अगर आप कोई चीज एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप अपने लिए कीजिए, उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर उस फॉर्मूले को डाल दो और वो फॉर्मूला पर्टिकुलर उसी के फॉर्मूले उसी जगह काम आएगा, उसके अलावा कहीं दूसरी जगह यूज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो उसी से उसको बोलते हैं फार्मूला बेस्ड। जैसा वो है कि प्रॉफिट कर दे दिया, ये फार्मूला जनरल फार्मूला नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड फार्मूला है, कस्टमाइज फार्मूला है फॉर ए पर्टिकुलर डीआई ग्राफ। समझ में? उसको बोला जाता है हमारा। बस ये तीनों पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आपको 2 घंटे बाद पढ़ने का मन भी ना करे तो आराम से चला जाए, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि पूरी कहानी यही तीनों लिखता है। समझे? आपका जो इतना बड़ा सिलेबस दिखाता है ना, ये देखो स्क्रीन पर बेटा, ये इतना बड़ा सिलेबस ये किसी क्रम का नहीं होता। इसलिए देखिएगा, कई बच्चे कहते हैं कि सर इसमें ये आता है सर, मैं बेटा यकीन मानिए मेरे को 11 साल प्लस हो गए पढ़ाते हैं। कई चीजें ऐसी आती हैं जो कि लिखा नहीं गया है, समझे, और जो लिखा गया है वो पूछा नहीं गया है।
तो ये चीजें आपके पढ़ने से नहीं होगा, ये एक्सपीरियंस बताता है कि मेंटरशिप और गाइडेंस कौन गया आपके सामने, तो वही चीज होता है। तो आप ये 3 कर लीजिए। इस बार भी कई लोगों ने एग्जाम दिया है ना, अरे पिछले बार पढ़ा है ना तुमने, पिछले बार भी पीछे वो पढ़ा था, आपको यही तो बताया था, अगर टेबल से बाहर आया तो बता दो क्लास में, दे के आए थे ना ये पेपर, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। 7 रूल भी बताया था, उससे भी बाहर नहीं जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। खैर चलेगा। दूसरा जो बोला, कुछ लोगों ने कहा कि जरूरी थोड़ी है सर ग्राफ का स्ट्रक्चर मैं ऐसे ही बना दूं। कुछ लोगों ने कहा कि मेरे पास भी एक स्ट्रक्चर है, आप इस्तेमाल कीजिए। तो बोला क्या, तो वो बन के तैयार हुआ जिसका नाम था लाइन ग्राफ। समझे, लाइन ग्राफ में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरह के डायग्राम का इस्तेमाल किया गया। देखिएगा ऐसे, देखा आपने, जिसको लाइन ग्राफ कहते हैं। देख लीजिए डायग्राम स्क्रीन पर, थोड़ा आपका माइंड होगा क्लियर। देखो, इसे बोला जाता है लाइन ग्राफ, समझना, जिसमें से हर एक लाइन किसी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ऑरेंज लाइन किसी एक डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, तो ब्लू लाइन किसी एक डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। और क्या कहता है, कंपैरिजन हमारा आंसर होगा। और ये कंपैरिजन उन्होंने 5 अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू किए हैं। उसके अंदर अब आप डीआई के क्वेश्चंस को भी देखोगे तो उसके बनाने के 5 सर्टेन फॉर्मेट होते हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन परसेंटेज से, एक डायरेक्ट बेस्ड होता है, 3 हो गया, एक कैलकुलेशन हो जाता है 4, और एक क्वेश्चन रेशियो या एवरेज से दे दिया जाता है। कभी उठा के देखो बेटा, आप इन 2 नजरों से चीजें नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये 2 नजरें वही देखती है जो दुनिया देखती है, और दुनिया फेल होने में ज्यादा विश्वास करती है बजाय पास से। तो जब पास होना चाहते हो जेआरएफ, तो आपको ये 2 नजरें नहीं, तीसरी नजरें खोलनी पड़ेगी, और तीसरी नजरें सामने से नहीं दिखती, वो मन की शक्ति से दिखती है। समझ में आया? तो वो चीजें ध्यान में रखना, अपना काम आपके सामने होगा, ठीक है। तीसरा, कुछ लोगों ने बोला कि सर आप लाइन ग्राफ की बात कर रहे हैं, मेरे पास और भी तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। तो बोला क्या, तो मेरे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिसको बोला गया है बार ग्राफ, यानी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की ऊंचाई कर लीजिए। जैसे आपने एग्जाम दिया, मैंने एग्जाम दिया, मेरा मार्क्स 50 है, तो मेरा बिल्डिंग ब्लॉक्स इतने नंबर पे जाएगा। आपका मार्क्स ज्यादा है तो अपना बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे बना लो, हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स। समझे, इसी को बार बोला जाता है, बार, द बिल्डिंग ब्लॉक्स। समझे, ये इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं बार ग्राफ। इसकी ऊंचाई डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा उसके डेटा सबसे ज्यादा। हाँ, तो इसमें और कोई वैरायटी नहीं होता, ये हमारा काम बस ये 3 के, इन दोनों के काम नहीं होता। तीसरा, सॉरी चौथा, लास्ट, आपका सिलेबस का लास्ट, नेक्स्ट होता है पाई चार्ट। अब मुझे कोई बताएगा कि पाई मतलब क्या होता है? अच्छा, पाई मतलब सर्कल, तो सर्कल मतलब, हाँ, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे। पाई मतलब क्या? अबे जोर से बोल कि मेरे पास भी आ जाए आवाज। अबे प्रफुल्ल मत रो ले बेटा, क्या रोने लग गया तू भी? हाँ बोल शिवम। ना, हाँ जी बेटा, ग्रेट, यही तो सुनना चाह रहा था मैं। 3.14, अनदर वे वी कैन से दैट 22/7, ये कुछ है। पाई मतलब यही तो होता है। पढ़ के दिखा क्या लिखा है? अबे क्या लिखा है ये? अच्छा, तो क्या, तो आपने ये जो बोला था इससे पहले मेरे से पूछा कि ये डिपेंड करता है कि आप मैथ पढ़ रहे हो या फिर डीआई पढ़ रहे हो? जब आप इसको बोल रहे हैं कि ये राम हो सकता है और रैम हो सकता है, ये डिपेंड करता है, तो ये पाई बोलने से पहले पूछा? ये अगर मैं मैथ पढ़ा रहा होता तब पाई मतलब होता है 3.14 या 22/7, द वर्ल्डेस्ट, कहते हैं ना, ग्रेटेस्ट इरेशनल नंबर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इरेशनल नंबर, जिसकी वैल्यू कभी भी रिपीटेड नहीं होती है, नॉन रिकर्सिव होती है। तो मेरा कहने का मतलब तो वो नहीं था, समझ में? अब ये क्या होता है? धन्यवाद, समझे? कुछ ना कुछ तो सीख ही लेंगे। देखो बेटा, यहां पाई मतलब होता है एरिया ऑफ एन सर्टेन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का एरिया को रिप्रेजेंट करना हमारे पास। और एरिया क्या होता है? एरिया तभी हो सकता है जबकि वो बाउंडेड हो, अरे घिरा हुआ हो। एरिया निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अरे निकाल सकते हैं, अब निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये गुजुर पुचुर कर ले, अब भी निकल जाएगा, क्योंकि जब तक ये सर्कल में घूमेगा नहीं, पूरा होगा नहीं, बाउंडेड होगा नहीं, तो एरिया निकाल नहीं सकते।
अब समस्या आ गई कि पाई मतलब होता है बेटा यहाँ पे कहने का मतलब द टोटल एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेकिन समस्या आएगी ये ऑब्जेक्ट लू तो लू क्या, समझे। किसी लोग कहीं कहीं आप देखेंगे कई लोगों ने स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर के एक ऐसा था स्क्वायर ले सकते थे, लेकिन इसमें जब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा एक एक पार्ट का तो कॉर्नर वाले पार्ट में वैल्यू ज्यादा आ जाती है। मुझे तो इक्वलिटी चाहिए हर एक एंगल से, जहां से मेरा एक पॉइंट से सबकी दूरी बराबर हो जाए। तब यहां पे जो ऑब्जेक्ट उठाया गया उसी का नाम था सर्कल। बात समझे। अब इसमें पोर्शन कर लीजिए, कहीं पर भी कम या ज्यादा नहीं होगा। और इस केस में क्या बोला गया है, इस पूरे पार्ट का नाम ये जो एरिया कहलाएगा, सर्कल क्यों लिया पता है, क्योंकि इसके एक सर्टेन पॉइंट से हर एक का लोकस बराबर होता है। लोकस का मतलब होता है रेडियस, समझे। जहां से अगर मैंने इसको ये कह रही कि मेरे को सर सेंटर से एंटी क्लॉकवाइज 2 सेंटीमीटर की जगह चाहिए, अगर मैं इसी का स्क्वायर बना देता यहां से 2 सेंटीमीटर, मान लो शिवानी को इतना मिल जाता, मान लो ये 10 मीटर स्क्वायर का, लेकिन ये कहती मेरे को 2 मीटर दीजिए, लेकिन मैं कॉर्नर पे आ जाता, क्या ये 10 होता, वैल्यू बढ़ जाती। अरे वैल्यू बढ़ ही जाती ना। तो इस केस में तो हम डिसाइड नहीं कर सकते थे, लेकिन एकमात्र बचा सर्कल जहां पे हर एक पॉइंट से हमारा वैल्यू दोनों बराबर होता। बात समझे। तब इन्होंने कहा कि आप सर्कल को उठाइए और इस सर्कल को मान लीजिए कुछ भी, जैसे मैं कह दूं कि मेरे इंडिया का जो इनकम है मान लो कि 3 ट्रिलियन है, इसमें से ये वाला पार्ट इससे आता है रेवेन्यू से, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। बात समझा। तो यही को बोला जाता है पाई। पाई इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ area of any certain object, but in the case of di the object must be circle। must भी बोल रहा हूं मैं, मे भी नहीं समझा। हाँ आप चाहो तो कुछ और ले सकते हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। और जहां सर्कल होता है बेटा, फिर यहां से 2 बातें जनरेट होती हैं। मैं इसका मेजरमेंट करूं तो करें वैसे, एक तरीका है कि मैं परसेंटेज से कर लूं, पूरे एरिया को 100 मान लूं, या फिर दूसरा तरीका है जो मैथमेटिक्स कहता है 360 मान लूं, पूरा सर्कल तो वही बना। इसलिए फिर ये पाई चार्ट 2 अलग वैरायटी देता है, एक को बोलते हैं परसेंटेज पाई और एक को बोलते हैं डिग्री पाई। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री पाई, समझे। तो आपका मेन फोकस इस पे और इस पे होना चाहिए, ये दोनों अब तक नहीं आया हुआ है। पूरी कहानी समझ में आया, इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ। अब इसके तोड़फोड़ करना चालू करेंगे, नोट डाउन कीजिए इसे। बेटा DI है ना, बहुत सिंपल है। अगर इसको उस व्यू से देखेंगे ना ये हार्ड है, तो फिर आपको सताएगा। कहते हैं डर वही, डराता वही है जिससे आप डरते हैं। और आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th के बाद मैथमेटिक्स तो छूते तक नहीं है। यही तो समस्या है कईयों की। तो याद रखिएगा, कहते हैं भार तब तक भार समझ में आएगा जब तक उसको भार समझे, उसको जिम्मेदारी समझ लीजिए, लेकिन मानिए वो भार भार नहीं कहलाएगा। शरीर का पार्ट होगा तब पढ़ने और पढ़ाना दोनों आसान लगता है। तो वही चीज़ है, इसे टफ मान के चलेंगे तो गड़बड़ है। नो डन क्या बेटा। अगर किसी का छूट जाएगा ये नोट्स भी मिल जाएगा सबको बेटा।
लिख लिया? हो गया सबका? चलिएगा, अब तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लिया है कि डीआई क्या होता है, कि कैसे इसे काम करते हैं। अब इसके कुछ टर्म्स देखते हैं कि इसको बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है। हेडिंग डाल दीजिएगा, द टर्म्स ऑफ डीआई। द टर्म्स ऑफ डीआई, कि डाटा इंटरप्रिटेशन को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, उसको बोलते हैं टर्म्स। क्योंकि कहते हैं बेटा, कहीं पर भी हमला करो तो हथियार प्रॉपर रखिए, नहीं तो ये सरदर्दी बनाएगा, मारने के बजाय खुद पिट के आ जाएंगे, है ना। देखिएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही जिम्मेदार हैं। जैसे अभी मैंने कहा था आपके पास, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, इससे ज्यादा नहीं। एक्सेप्ट जो इसकी कहते हैं ना, डीआई का कहते हैं ना मदर है, वो अर्थमेटिकल तो होना चाहिए। अर्थमेटिकल लिख दीजिए। अर्थमेटिक रूल जो है ये तो पता होना चाहिए सबको, इसमें कमी कभी नहीं होनी चाहिए, यानी प्लस माइनस इंटू डिवीजन पे कमांड पूरा होना चाहिए। अगर ये कम रहा तो गए काम से, समझे। अब इस अर्थमेटिकल रूल पर ये टोटल 3 तरह के फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट में जो पूछेगा उसका नाम है परसेंटेज, और परसेंटेज के अंदर ये देखना, ऑलरेडी परसेंटेज एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। जब मैंने आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाया था तो उसमें याद रखना, सिंगल परसेंटेज, डबल परसेंटेज, मल्टी परसेंटेज, फिर टाइप्स ऑफ सेलिंग, इलेक्शन, सोल्यूशन, क्या क्या नहीं पढ़ा दिया था। बट यहाँ नहीं है, यहाँ मात्र 4 रूल देखना है, कहानी खत्म, है ना। दूसरा है इसका रेशियो, और तीसरा है इसका एवरेज। इनके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा किसी चीज के लिए डीएम। बार बार कह रहा हूं, इसे छेड़ना मत, समझे। इसको करने का आपको कितने अच्छे तरीके हैं ये आप पे डिपेंड करता है, अब तक की पढ़ाई पे आपका मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कितना बेहतर है। अब ये थोड़ी बताऊंगा कि 3 + 2 कैसे जोड़ना है सर, तो 3 लाइन ऐसे खींचना और 3 लाइन यहां खींचना। अब 1 2 3 4 5, अच्छा सर 5 होता है ना। ये खतरनाक काम मत करना, ये आपकी जिम्मेवारी है कि कैलकुलेशन नहीं छूटनी चाहिए। देखिएगा, अब परसेंटेज के अंदर की बात करूं तो इसके अंदर 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं, यहां पर 2 पढ़ने हैं और इसमें 1 पढ़ने हैं। क्लियर है? 4 यहाँ 2 और 4 2 6 और 1 वो रहा 7। ये 7 फॉर्मूले पे हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करो, चारों का सबका फॉर्मूला बताता हूं। एक घंटा तो इंट्रोडक्शन ही निकल गया। कुछ विशेष बोल दे राखी, और ये बात आप लड़की हो के बोल रहे हैं? किसने कहा? ऐसा समाज कहता है बेटा। बच्चे जब पैदा होते हैं ना, वो ना तो लड़का होता है ना लड़की होती है, समाज बना डालती है इसे। कहते हैं 2 महिलाओं के बीच नहीं पढ़ना चाहिए, वही काम है। और तीसरा इन्वॉल्व भी हो गई। दूसरा मत पढ़ बेटा, सुन सुन, होशियारी है बेटा, बहुत खतरनाक है। एक तो 2 महिलाओं के बीच नहीं पढ़नी चाहिए, और दूसरा वाइफ हस्बैंड के झगड़े में नहीं पढ़नी चाहिए। ये सही है। चलो बेटा, ऐसा नहीं है गुड़िया। देखिएगा, मेन ये नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया कि महिलाएं जो मैं से कमजोर होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा हूं तो मैंने बीटेक करी है और इंडिया के अव्वल दर्जे के इंस्टीट्यूट से करी है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ वहां पे कई लड़कियां पढ़ती थी जो कहते ना आंखें बंद करने से। मैं देखिएगा, मैं किसी का कमेंट नहीं कर रहा, मैं अपने बिहार से टॉपर था। जब बीटेक हुआ, गया इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ ऑडिटोरियम में टीचर पढ़ाया करते थे। तो हम देखिएगा, हमारा मैथ साइंस बहुत अच्छा था। जो हम लोग पिछड़ते हैं ना, जो हम यूपी बिहार वाले, वो है लैंग्वेज। और उसमें भी कंप्यूटर मैंने ब्रांच लिखी थी। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका। सी एक लैंग्वेज होता है। और जहाँ मैं पढ़ता था, मैं इतनी क्लास में कि कोई उस समय एटीट्यूड ऐसा ही आ गया था 11th-12th में, कि क्लास में कोई मेरे से पहले आंसर दे दे, मतलब सभी शरीर कांप जाता था कैसे आंसर दिया। उसमें से अगर कोई लड़की दे दे तो और भी लगे कि कितना पानी पानी हो गया, मैं डेमोलाइज हो गया। वहाँ एटीट्यूड में रहते थे कि इस बार क्या है ना, अगला क्वेश्चन दे, मतलब कंपटीशन सा रहता है। और
जैसे था, जैसे मैं कॉलेज पहुंचा वहां पर, तो एनआईटी में यकीन मानिए इंडिया के अव्वल दर्जे के बच्चे छांट के वहां पढ़ते हैं चारों। वहां ये फर्क नहीं पड़ता कि किस स्टेट में एनआईटी है, वो कहीं से भी बच्चे आ जाते हैं। वहां ऑडिटोरियम होता था, वहां पे तो हम अव्वल दर्जे के रहते हैं। वहां पे क्या हुआ, सी लैंग्वेज में वो था, तो मैथ होता है उसमें भी। तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैं सॉल्व करने के लिए पेन उठाता, तो ज्यादातर जो लड़कियां थी तुरंत आंसर देती थी। उनमें से कुछ मुस्लिम महिलाएं भी थी जो वो बुर्खा वगैरह पहन के चलते थे ना, तो हम तो कभी उसका शक्ल नहीं देख सके। 6 महीने तो रैगिंग चलती थी, सिर्फ आंखें टिम टिम करती थी और कुछ नहीं दिखता था हमें। और क्वेश्चन देने के बाद पड़ाक से आंसर दे देती। तब हमें लगता था भाई, इससे पहले हमें लगता था कि हम ही शेर हैं, वहां जाके जब पता चला भाई इससे ज्यादा दुनिया हमारे से आगे निकली हुई है। ये चीजें याद रखिएगा, ऐसा मत समझ के। और आप सुनिए राखी, अगर आप ये मान के चलेंगे ना कि ऐसा चलता है, तो माइंड अप्लाई करता है। अरे आपको इंडियन लॉजिक पढ़ाया ना, आप जो सोचेंगे वही माइंड आपको पीछे धक्का मारेगा। अगर आपने सोच लिया डीआई नहीं बनता, तो ये भी कहेगा बोले क्या नहीं बनता, तू हट, कोशिश मत करो ऐसा। माइंड को नेगेटिव ले जाओगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव ले जाइए पॉजिटिव होगा। ऐसी चीज सोचना। और ऐसे मिथ मत पाला कीजिए कि मैं तो लड़कियों का बुरा होता है, लड़कों का अच्छा होता है। ये कौन से लड़कों का अच्छा है? वही तो मैं भी तो यही तो कह रहा हूं, मैं भी। हाँ, इसलिए आप दोनों के झगड़े में मैं नहीं पड़ा। हाँ, वो थोड़ी देर और रहता ना तो मैं छोड़ देता ना, 3 घंटे बाद भी वही डिस्कस होता। हाँ, एक बड़ा अच्छा सा चुटकुला मेरे सामने किसी ने सुनाया था या आया था मेरे पास कि 2 महिलाएं एक जेल में 20 साल रही। बाहर निकलने के बाद बोली है, मैं निकली दोनों कि चल बहन बाकी बातें हम लोग मोबाइल में कर लेंगे। अब इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। आ जाओ देखो बेटा, अब पहला रूल 4% का देखना। परसेंटेज कहने का मतलब क्या था, देखो गुड़िया देखिए बेटा, देखो परसेंटेज कहने का मतलब क्या था कि किसी भी हिडन नंबर को, सॉरी एक्चुअल नंबर को हिडन बनाना हमारा परसेंटेज है ना। जैसे अगर मैं कह देता हूं कि यहाँ पे 20% है, समझे, तो ये अकेला तो नहीं है, परसेंटेज जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 20 इंटू परसेंटेज का अपॉन 100 कर दो, यानी ये कट के क्या हो जाएगा 5, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। यानी इस परसेंटेज के पीछे एक्चुअल वैल्यू क्या जुड़ा है 1/5, क्योंकि इससे ही आप काम करेंगे। अब लेकिन समस्या ये आती है कि 20% है किसका, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे बोल देगा कि 20% जो है, मैंने 500 का 20% है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज हटा दे अपॉन 100, तो पता चल जाएगा कि ये कितना हो गया 100 रुपए। ये तो कर सकते हैं। तो इतनी बातें तो सबको पता होता है, परसेंटेज का बेसिक है, ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो देखो बेटा, चाहे आप परसेंटेज पढ़ो, रेशियो पढ़ो या एवरेज पढ़ो, हमेशा नंबर के बीच कंपैरिजन होता है। मैंने 2 नंबर मान लिया, क्योंकि मैथ इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ एनी 2 नंबर्स। यही कुछ है, किसी 2 नंबर के बीच के कंपैरिजन को ही तो आप मैथमेटिक्स कहते हैं। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे 2 नंबर है, एक एक्स है और ये वाई है। सुनो यहाँ पे बेटा, 2 नंबर मैंने मान लिया, एक एक्स है और एक वाई है। इतनी बातें क्लियर है? देखो यहाँ पे, अब वो जाएगा तो वो भी देखेंगे लोग। 2 नंबर मैंने मान लिया कि x है और ये y है। अब ये x क्या है, ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा। हो सकता है आपका मार्क्स है, ये हो सकता है मेरा मार्क्स हो। x आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन हो, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन हो, स्पीड ऑफ मान लो कि इनकम ऑफ ए हो, इनकम ऑफ बी हो। ये क्या है, इन दोनों डेटा को हम लोग इंटरप्रीट करेंगे। इंटरप्रीट करने का मतलब है ढूंढेंगे कहां से, फ्रॉम द ग्राफ। बात समझ में? अब मैंने मेरे पास 2 वैल्यू आ गई x और y, क्या होगा अभी फिलहाल हमें नहीं पता। अब इस 2 से 2 नंबर जैसे आपने ढूंढ के निकाला, इंटरप्रेट किया, कहां से बेटा, किसी भी ग्राफ से, चाहे आपका टेबुलेशन हो, बार हो, लाइन हो और पाई है। जैसे ये 2 वैल्यू को आपने निकाला, इसके साथ परसेंटेज 4 तरह के क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे मान लिया जाए कि x आपका मार्क्स है, y मेरा मार्क्स है। पहला मार्क्स एक दूसरे का मैं कंपेयर करवाऊंगा। कंपेयर कहने का मतलब है, सुनेगा, आपके कुछ मार्क्स आए हैं, जाओ ठीक से जाओ, आपके कुछ मार्क्स आए, मेरे मार्क्स आए, क्या दोनों बराबर होगा, अलग होगा? हो सकता है आपका मार्क्स मेरे से ज्यादा हो या हो सकता है आपका मार्क्स मेरे से कम हो, यही है। तो पहला फॉर्मेट होता है कंपैरिजन का। यह पूछा जाता है x इज हाउ मच परसेंट ऑफ y। इसे कंपैरिजन कहते हैं, एनी 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर का कंपेयर कराना। समझे? अभी ये नहीं देख रहा कि कितना ज्यादा है। कंपैरिजन का पहला फॉर्मेट है कि x का मार्क्स y से कितना होगा। अभी बेटा हर एक फॉर्मूले पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। तो x का मार्क्स y से कितना है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला जो होता है, ये सीधा लिखा जाता है x बाय y, ये देखिएगा, इनटू 100। बाय द वे मान लिया जाए, मैंने इसको मान लूं कि 125 है, हाँ मान लो, और ये मान लो कि 100 है, ये मैंने मान लिया।
समझे। तो अब इस केस में मैंने आपका मार्क्स है, ये कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई क्या होगा, ये तो डेटा रिप्रेजेंट करता है कि एक्स वाई का कितना परसेंट है। तो अब इसको मैं सॉल्व करूं तो देखो, तो इस फॉर्मेट के लिए जाओ तो हम सीधा क्या लिखेंगे, 125 बटे 100 गुना 100, ऐसा कुछ कर दें, जो वैल्यू होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको 200 मान लो, ज्यादा बेहतर हो। क्या है 200 और 125 मान लीजिए, ऐसा कर ले। तो एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो क्या एक्स वैल्यू और वाई है, तो ये एक्स वाई का कितना परसेंट होगा, सीधा हम 200 अपॉन 125 इंटू 100 कर देंगे, हमारा आंसर। क्लियर है, ये सीधा कंपेयर करेगा। लेकिन अब दूसरा फॉर्मेट होता है, अगर मैंने अपना मार्क्स आपके साथ कंपेयर कराया है तो आपका मार्क्स मैं अपने साथ भी तो कंपेयर करा सकता हूं। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा किसके साथ गया है, समझे। तो दूसरा पूछेगा कि नाउ y इज हाउ मच परसेंट, देखो परसेंट ऑफ x, कि y x का कितना परसेंट है। तो बेटा याद रखिए ना, इस केस में क्या होना है कि y अपॉन एक्स इंटू 100। अगर मार्क्स में इसको अगर ऐसे लिख देंगे 125 अपॉन 200 इंटू 100, और ये एक दूसरे का कंजुगेट कहलाता है। कंजुगेट कहने का मतलब ये है मैं नहीं तो आप, समझे। अगर गलती से आपने एक्स वाई के कंपैरिजन में कि कहीं जहां पूछा गया है कि एक्स वाई का क्या परसेंटेज होगा, तो हम एक्स को ऊपर वाई को नीचे रखेंगे, समझे। जहां पूछा जाएगा वाई एक्स का क्या है, अगर गलती से आपने एक्स की जगह वाई की जगह एक्स कर दिया, और इस कंजुगेट करने का मतलब ऑप्शन दोनों फॉर्मेट में होता है, समझे। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक पूरा कहानी को बिगाड़ देगा। इसको बोलते हैं कंपैरिजन फॉर्म विथ परसेंटेज। समझ में आया, किसी दो नंबर को परसेंटेज के क्या कंपेयर कराते हैं, वो ये फॉर्मेट होता है। क्लियर हो गया, ये नोट डाउन कीजिए। ये डेटा अभी हमने इंटरप्रेट करना नहीं सीखा है, ये अभी हम सीखने वाले हैं, अभी तो हम फार्मूला देख रहे हैं पहले। नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट फॉर्मेट चले, देखो बेटा अब नेक्स्ट फॉर्मेट क्या कहता है, इसे ध्यान से समझना। इतना नोट डाउन किया, देखो बेटा ये ओनली कंपेयर है, मैं आपसे बड़ा हूं तो कितना बड़ा हूं, कितना सीधा है कि एक दूसरे को कंपेयर कर लीजिए, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अब कहानी आती है अमाउंट कंपैरिजन। देखना, एक होता है सीधा कंपैरिजन, दूसरा होता है क्वांटिटिव कंपैरिजन। मेरा मार्क्स आपके ज्यादा है तो मैं आपसे कितना अधिक हूं या फिर कितना कम हूं, उसको बोलते हैं क्वांटिटी। जैसे ये एक्स वाई से बड़ा है, तो अभी हमने ये नहीं देखा कि एक्स वाई बड़ा है, हमने बस देखा कि एक्स वाई का कितना है या वाई एक्स का कितना है। लेकिन अब होता है क्वांटिटी कंपैरिजन, अगर मैं आपसे बड़ा हूं तो कितना परसेंट बड़ा हूं, अगर मैं आपसे छोटा हूं तो कितना परसेंट छोटा हूं, समझे। तो दूसरा होता है, ये भी कंपैरिजन है, ये भी अब जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं ये भी कंपैरिजन है, लेकिन वो बोलेगा क्वांटिटिव कंपैरिजन कि अगर एक्स बड़ा है। अब देखो बेटा यहां एक्स बड़ा है या छोटा है, ये डिपेंड करेगा इंटरप्रीट होने के बाद एक्स वाई की वैल्यू क्या है। हो सकता है इसकी वैल्यू वाई से छोटी हो, ये तो डिपेंड करता है कि हमने डेटा क्या फेच किया। फेचिंग अभी हमने किया नहीं है, बस ये टेबल से हमें देखना है। अभी यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक्स वाई से बड़ा है, तो अब क्वांटिटिव कंपैरिजन क्या होगा, क्वांटिटिव कहने मतलब क्वांटिटी भी बताना पड़ेगा, बात समझे। मैं पानी पी सकता हूँ कि मेरा खुद का प्यास है, मैं 1 लीटर पी सकता हूँ तो मेरा 1 लीटर का प्यास है, समझ में। क्वांटिटी और में मतलब होता है। अब ये कहेगा कि एक्स वाई से बड़ा है तो बोलेगा कि एक्स इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर। याद रहे, ये हम ग्रेटर या लेस तभी लिखेंगे जब एक्स की वैल्यू हमारे सामने आ जाए। हो सकता है ये छोटा हो गया तो हम लेस की बात करेंगे, यहाँ बड़ा है तो मैं परसेंटेज ग्रेटर देन वाई। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो कितना परसेंट बड़ा है, तो मुझे ये बताइए। तो इस केस में क्वांटिटी कंपैरिजन होता है, पहला काम हम ग्रेटर निकालते हैं कि ग्रेटर कैसे निकालें। तो हम क्या करेंगे, सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू को घटा देंगे, क्लियर है। और परसेंटेज ग्रेटर निकालना हो तो जो वैल्यू आपने घटाया उसे लिख देंगे। और बेटा
किससे बड़ा है, वाई से ना। तो याद रखना मुझे जिससे कंपेयर करना, मेरे पास मान लो एक मार्कर मेरे पास है, एक इनके पास है। आप कभी एक नॉर्मल ह्यूमैनिटीज के कहते हैं इंसानों की तरह सोचिए, मुझे इन दो पर ये आपका है और ये मेरा है, कंपेयर करेंगे, भले आपका पुराना क्यों ना हो, लेकिन लोग अपने चीज़ों को तवज्जो देते हैं, उसको ऊपर रखने की ही कोशिश करते हैं। मेरी चीज़ें हैं अच्छी हैं, भले पुराना क्यों, एज इट इज वही है। आप कंपेयर किसका किसके साथ कर रहे हैं, एक्स का वाई के साथ, तो कौन ऊपर आना चाहेगा, याद रहे बेटा, एक्स, समझे, एक्स ही होगा। और किससे कंपेयर करा रहा है, वाई से, तो वाई कहाँ होना चाहिए था, नीचे, तो याद रखना वाई हमेशा नीचे होगा। जिससे यहाँ पे टू फ्रॉम देन ऐसा कुछ लिखा होता तो हमेशा वैल्यू नीचे होती है, क्योंकि ये बातें मैं इस तरह बारीकी से बता रहा हूँ कि इसमें मैंने कई बच्चों को गलतियां करते देखी। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर लूँ तो पहला काम हम ग्रेटर निकाल लेंगे, 200 माइनस 125 वैल्यू क्या आ गया बेटा, और मेरे को परसेंटेज ग्रेटर चाहिए। भाई आप बड़ा है किससे है, वाई से, तो आप क्या करेंगे, कितना बड़ा है 75, किससे, वाई से, यानी 125 इंटू 100, कैलकुलेशन आंसर। क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कहेगा थर्ड का कि वाई एक्स से छोटा है तो कितना परसेंट छोटा है, तो ये होगा वाई इज हाउ मच परसेंट लेस देन ऑफ एक्स। कैसे लिखना पता है सबको बेटा, दुनिया में रेंडमली कुछ नहीं होता, दुनिया में अगर आप हैं तो फिर भी दुनिया में इफेक्ट डाल रहे हैं, समझे, समाज में हर एक का कोई योगदान है, चाहे सही तरीके से या तो बुरे तरीके से, जैसे भी दो उसका तो है एज इट इज। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा भी क्वेश्चन में आने पे। अगर एक एक बारीकी को नहीं समझेंगे तो फिर डीआई सरदर्दी बनेगा। यानी मैंने आप कंपेयर किया है वक्त से क्या कहते हैं एक्स से, तो बोलता मैं छोटा हूँ, तो पहले ये तो निकाल ले कितना छोटा है, तो छोटे में हमेशा बड़ा की वैल्यू को छोटे से घटा देते हैं, समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब मेरे को परसेंटेज लेस चाहिए, तो जितना लेस है वो अब किससे छोटा है बेटा, एक्स से। कंपेयर किससे कर रहे हैं आप, एक्स से अपॉन एक्स इंटू 100। ये बातें इसलिए किया है कि कई बच्चे यहाँ पे एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स कर डालते हैं। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन में ले जाऊं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, लेस इक्वल टू 200 माइनस 125 इक्वल टू 75। अब परसेंटेज लेस चाहिए होएगा तो ये हो गया 75 अपॉन, याद रखना अब 200 इंटू 100, ये हमारा क्वेश्चन होगा। और गलती से आपने एक्स वाई कर दिया तो बेटा ऑप्शंस, बेटा मैंने बहुत किताबें लिखी है और बहुत क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन मानिए बहुत ही ज़्यादा लॉकडाउन में 6 महीने सदमे में रहा, उसके बाद सिर्फ कमाना चालू किया था ऑनलाइन के थ्रू, तो उसमें क्वेश्चन लिखने के मुझे पैसे मिलते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन जो है ना हर उस पहलू से लिखा जाता था कि बच्चा एक्स की जगह वाई कर देगा तो क्या होगा, समझे। ये सारे पॉइंट्स को देख के ऑप्शन बनाते थे, क्योंकि आप गलती करो ऑप्शन नजर आएगा, फिर किसी की नहीं सुनने वाले आप उसी को टिका के निकल जाएंगे। वही एक्स इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन वाई, देन ग्रेटर इक्वल टू एक्स माइनस वाई। हाँ परसेंटेज वाई, सॉरी परसेंटेज ग्रेटर है भाई, परसेंटेज ग्रेटर। चलो अब आपके पास इन 4 परसेंटेज फॉर्मूले से जोड़ आपका काम मतलब कि जाएगा ही, सारा इसी के अंदर काम बन जाएगा आपका। क्लियर हो गया बेटा, ये 4 फॉर्मूले को रट लीजिए आपका काम बन जाएगा। याद रखना एक नॉर्मल कंपैरिजन था, एक क्वांटिटिव कंपैरिजन था। क्वांटिटिव कंपैरिजन कहने का मतलब है कि हमें क्वांटिटी बताना कि कितनी है ना, बड़े हो तो कितने बड़े हो, छोटे हो तो कितने छोटे हो, समझे, ये बातें हमें पता होना चाहिए।
क्या करना, अच्छा नोट डाउन कर लिया बेटा। चले बेटा आगे, चलो नोट डाउन किया, हो गया सबका। चलो परसेंटेज घट गया, हट गया, अब रेशियो आइए। देखो बेटा, रेशियो के अंदर दो रूल, और याद रखना बेटा, ये नोट में समझ लीजिए, पाई चार्ट जो है ना बगैर रेशियो का मर जाएगा, समझे, जिंदा ही नहीं रहेगा बगैर इसके। हम जो चीजें देखेंगे पाई चार्ट सिर्फ ज्यादातर पढ़ रहे हैं सिर्फ पाई चार्ट, ये रेशियो पाई चार्ट के लिए। पाई चार्ट इसी को मतलब कहते हैं ना, इसको बनाने का पूरा तरीका होता है, पाई चार्ट के बगैर ये कभी होगा ही नहीं। देखो यहाँ आगे चले, सबसे ज्यादा ऐसा नहीं कि और कोई नहीं करता, लेकिन ये सबसे ज्यादा करते है ना। अब पाई चार्ट क्या कहता है बेटा, ये समझो यहाँ पे रेशियो क्या कहता है। रेशियो कहता है कि मैं किसी ने, अच्छा मान लो कि 20 और 25 था, तो रेशियो क्या था आपके पास, 4 और 5। अरे यही कुछ था। बाद में मैं आपको रेशियो का टॉपिक बताऊंगा कि रेशियो कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे थोड़ा सा समझाओ, आप लोगों ने अर्थ देखा है, अर्थ अर्थ देखा है कहाँ, इमरान देखा है, ये सही है, ये सही। मैंने पूछा कि अर्थ देखा है, फिर ग्लोब देखा है, वही काम है, पूछा किसी से जवाब किसी और से। बेटा आपने अर्थ नहीं देखा, लेकिन अर्थ के फॉर्मेट को जरूर देखा है, क्या बोलते हैं उसे, ग्लोब। अभी मैंने कहा अर्थ देखा तो अपने ग्लोब पे पहुंच गए। तो आप क्या मानते हैं कि अर्थ जो इतना बड़ा क्वांटिटी है जिसके साथ ऑपरेशन करना नामुमकिन है। आप यहां से देख के बता सकते हैं कि भाई श्रीलंका किधर है, ईरान किधर है, नहीं देख के बता सकते हैं क्या, नहीं। तब लोगों ने क्या कि अर्थ जो है इतना बड़ा चीज है, हम इसे जब तक देखेंगे नहीं कंपेयर कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा करें ना कि अर्थ के छोटा फॉर्मेट को बना लीजिए। लोगों ने एक छोटा सा चीज बना दिया ग्लोब, और ग्लोब दिखाई पूरे दिखाई दे सकता है। यहां से अगर ये इंडिया है, नीचे ये श्रीलंका है, तो अब आपको यहां, आप दिल्ली में बैठे हैं, यहां पॉइंट बना दिया जाता, और एक पॉइंट के बीच की दूरी बोल देगा 1000 किलोमीटर है, समझे। और यहां से हमारे पास मान लिया जाए 20 है, तो कितना हो गया, 20,000 किलोमीटर, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो यानी कि अब ग्लोब कहता है कि जो ऑपरेशन आप बड़े डेटा के साथ नहीं कर सकते उसको छोटे में कन्वर्ट कर लीजिए, और इसके साथ जो ऑपरेशन होगा इसका डायरेक्ट इफेक्ट इस पे पड़ेगा। अगर ग्लोब कहता है कि हम साउथ की ओर जाएं तो समंदर और श्रीलंका मिलेगा, तो रियल में भी बनेगा। तो एज इट इज यही है रेशियो। रेशियो कहता है कि जब हमारे पास कुछ डेटा बहुत बड़ा हो जाए, ये लो इंटू कर लीजिए, 9 9 8 7 6 5 3 2, ऐसा कर लो, आप करो कंपेरिजन। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन टफ तो है बेटा। जब ग्लोब नहीं बना था तो लोग काम नहीं करते थे क्या, जाते नहीं थे एक दूसरे के घरों में, जाते तो थे, लेकिन अब चीजें थोड़ी अच्छी हो गई। तो अब इस केस में क्या होता है कि इसको काट के छोटा बना दो इस तरह से, और इसके साथ जो ऑपरेशन करेंगे इसका डायरेक्टली इफेक्ट इसके साथ पड़ेगा। बात समझे। तो वही चीज रेशियो है। रेशियो इज नथिंग बट द, कहते हैं ना, द स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ एनी बिग अमाउंट ऑफ डेटा। कोई भी बड़ा डेटा हो उसका आप कर ले। अगर मैं यहाँ पे 4:5 लिख दूं तो बेटा ये किसी ना किसी नंबर का है, लेकिन आपको पता है ये नंबर तो हिडन है। हमें एक्चुअल में लाने के लिए, इसे एक्चुअल में लाने के लिए, इसी एक्चुअलिटी को लाने के लिए हमारे पास दो रूल होता है, क्योंकि जब तक एक्चुअल आएगा ही नहीं तब तक हमें पता ही नहीं है कि मैं कैलकुलेशन कहाँ से करूँ, समझिए। अब इसको करने के लिए दो रूल है, एक को बोलते हैं बेटा यहाँ पे कांस्टेंट रूल, और एक को बोलते हैं यहां पर टोटल अमाउंट रूल। पूरी दुनिया में रेशियो के फॉर्मेट से एक्चुअल नंबर को ढूंढ के बाहर निकालने का तरीका दो है, पहला कांस्टेंट, दूसरा है टोटल अमाउंट रूल। नोट डाउन करो, करवाता हूं। और आपके सिलेबस में जितना रेशियो है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, समझिएगा। ये अनलिमिटेड नहीं पढ़ना होता है। लिख दिया बेटा। अब कांस्टेंट रूल क्या होता है समझे। यहां पे बेटा, यहां पे देखना बेटा,
4 और 5 है बेटा, जैसे 20 और 25 था, इसको काटने के बाद क्या बनेगा 4 और 5, वो वैल्यू जो इसे काटती है तो बेटा उसी को कांस्टेंट या के नाम से जानते हैं। बात समझना। लेकिन जब हमने नंबर से काट लिया तो हमें पता है कि के 5 है, जब लेकिन कटा हुआ ही वैल्यू वो मिल जाए तब नहीं बता सकते हैं कि नंबर क्या था। समझना। तो ये डिपेंड करेगा भाई काटा किसने, समझे। अगर 4 और 5 का के की वैल्यू अगर मेरे को वापस 5 मिल जाए तो मैं ऐसे लिख दूं 4 गुना 5 और 5 गुना 5, तो वही वैल्यू मिल जाएगा। और ये कुछ है, यानी सारी कहानी तो के रचता है, और के की जगह अगर मैं 3 लिख दूं तो वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी के क्या होगा ये बात तो हमें पता ही नहीं, ये तो मैं लिख के दे रहा हूं ना कि 3 है 5 है 4 है। तो यहाँ पे अब कांस्टेंट रूल क्या कहता है गुड़िया, इस केस में हम एक लेट मान लेंगे कि के हमारे पास कुछ कांस्टेंट है। अगर कोई दो वैल्यू ए बी रेशियो में है, ए रेशियो बी, तो ए का एक्चुअल अमाउंट होगा ए के, जैसे ये देखना एग्जाम्पल है, और बी का एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा हमारे पास बी के। एग्जाम्पल यहां दे देता हूं, जैसे ए बी रेशियो हमारे पास 4:5 है और मैंने के मान लिया कांस्टेंट है, तो ए का एक्चुअल वैल्यू होगा 4 के और बी के एक्चुअल वैल्यू होगा 5 के। अब के कहां से होगा इसका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में दे देगा, समझे, के कहां से निकालना है, समझे, क्योंकि पूरी कहानी ये के रचेगा, के क्या है, किसने काटा है आपको, समझे, उसी के ऊपर तोड़ फोड़ करेंगे। जैसे के पता चलेगा आंसर आपके हाथों में। क्लियर हुआ? नोट डाउन करो ना, समझा देता हूं। कल भी आप लोगों की क्लास है, पता है ना, टीचिंग की क्लास है, मैम की क्लास रहेगी। नहीं अब पिकअप कोई नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, सीधा देखो बेटा, समझिएगा क्या नाम है कुमुद, देखो बेटा हमें नहीं पता ये 20 और 25 है, ये काटने वाला कौन है। अगर अभी शुरुआत में नंबर ये एक्चुअल नंबर है, इसको काटा 5 और ये 4 और ये 5, तो इसमें के क्या हो गया हमारे काटने वाला, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, समझे। अब एक्चुअल नंबर से हम रेशियो लाना काफ़ी आसान है, क्योंकि हम सीधा काट के निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ रेशियो दिया जाए तो इससे एक्चुअल नंबर क्या होगा हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर मुझे किसी तरह के के बारे में पता चल जाए कि के 2 है, तो मैं उसी 2 को वापस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 8 हो गया, उसी 2 के इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो क्या हो गया 10, और इससे भी तो वैल्यू वही आती है, समझे, वही काम यहाँ किया। क्लियर हो गया? अब आइए, अब टोटल अमाउंट रूल बेटा, ये पाई चार्ट के लिए रामबान, समझिएगा। इस केस में आपको टोटल अमाउंट दे दिया जाता है, देखो यहाँ पे मान लिया जाए हमारे पास टोटल अमाउंट m है, इतनी बातें क्लियर हो गया, समझो। अब मैं 2 लोगों में अपने, तो मान लो कि मेरे पास टोटल संपत्ति m अमाउंट है, m मनी है, और मैं तो अपने 2 बच्चों में a/b में बांटना चाहता हूं, ध्यान से। तो a को कितना अमाउंट मिलेगा, तो ये कहता है आप m से ही तो लोगे, m का वैल्यू हो जाएगा इस केस में a का अमाउंट a/a+b, और b का वैल्यू हो जाएगा m इंटू b/a+b। एग्जाम्पल समझो, मेरे पास 500 रुपए का प्रॉपर्टी है, ये सुनना चाह रहा था कि कोई तो बोले इतना बड़ा अमाउंट लेके सर क्या ही करोगे आप। अब मेरे पास 2 बच्चे हैं, है ना, एक दुष्यंत है एक प्रफुल्ल है, दोनों को 3:2 में दोनों बच्चों को देना चाहता हूं। अब भाई इतना ही प्रॉपर्टी तो क्या करूं बेटा, चलो तब मैं पूछूंगा कि ए को कितना मिला या बी को कितना मिला। याद रखें टोटल अमाउंट रूल आप तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन में इंडिकेशन हो टोटल अमाउंट का। जैसे इसी का क्वेश्चन सोल्यूशन में होता है कि एक कंटेनर में 25 लीटर मिल्क है, इन विच द रेशियो ऑफ मिल्क इन वाटर इज 3:5। समझ में आया? तब बोलेगा मिल्क कितना वाटर कितना, हर एक जगह ये रूल लगता है, जहां टोटल अमाउंट होगा वहां हमारे पास टोटल अमाउंट रूल लगा देंगे आप। तो ए को कितना मिलेगा, तो 500 ही से तो दूंगा, लेकिन ए को कितना यूनिट दे रहा हूं मैं 3, ये देखिए 3/3 + 2, तो वैल्यू होगा 500 गुना 3/5, काट दो वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 300। आ जाती बी को कितना मिलेगा 500, इसको कितना यूनिट मिल रहा है 2, तो 2/5 काट दीजिए, वैल्यू कितना हो गया 200। बाकी अबे 300 तुझे दे दिया, 200 उसे दे दिया, और कहाँ वही हो गया, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ।
है जबरदस्ती। अबे पगले, और कितना लेगा? लिख दे। लिखो मत बेटा, इसकी वीडियो पहले भी डली हुई है, आज भी डाल दूंगा, ठीक है? उसको देखते रहिए, समझते रहिए, ज़्यादा बेहतर है। और बार बार कह रहा हूं, पहले कोई भी बच्चा बाहर के किसी सोर्स को नहीं बनाएगा। आज करने के बाद मैं अगले संडे फिर से 2 घंटे की क्लास रखूंगा डीआई की। जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, उस दिन आन लेके आना पड़ेगा, समझे? क्योंकि इस बीच में आपको लगभग 150-200 क्वेश्चन दूंगा ना, धीरे 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 से बना लेना। और कुछ मत कीजिए बेटा, जब एग्जाम का डेट आ जाएगा ना, 10 दिन 15 दिन, वो आपको करने की जरूरत नहीं, मैं खुद करवा लेता हूँ बच्चों से, है ना? डेली कम से कम 1 डीआई बना के चलना, डेली 10 दिन में 10 डीआई बना लेगा ना, आपका हाथ बैठ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। बेटा मैं आप लोगों को किसी बच्चे को एडमिशन नेट का ख्वाब दिखा के तो नहीं लेके आया है। मैंने सबको जेआरएफ मॉड्यूल पे बैठाने, तो मेरे को सिंह थोड़ी आया था कि संडे का दिन भी मैं 5 घंटे मैं आपको क्लास लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चों को रिक्वायरमेंट है जेआरएफ मॉड्यूल के लिए। तो आप इस चीज़ का वेटेज उठाइए, नेगेटिव मत कीजिए कि नहीं आएंगे, संडे है तो सो जाएंगे। कई लोग इसी का ही उम्मीद करते हैं, और बोला भी कि सर संडे को एक दिन तो छोड़ दो। बोले गजब है ये। देख लिया बेटा? क्लियर हो गया? यहाँ पर टोटल अमाउंट क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसका रेशियो दिया जाएगा, इसको इस पार्ट में बांटना है। तो हम रूल निकाल लेंगे, टोटल अमाउंट में से ए को जितना यूनिट होना है वो दोनों के यूनिट को जोड़ के लिख देंगे। क्लियर हो गया? और पाई चार्ट इसी का पूरा कैलकुलेशन, ये नहीं होगा तो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। क्लियर हो गया? लास्ट एवरेज। बेटा कितने रूल हो गए टोटल? 6 हो गए, एक ही है लास्ट एवरेज। आपको बताऊं, कई जगह मैंने डीआई को पढ़ाते देखा है, इवन आप सबके पास मोबाइल होगा ना, यूट्यूब में जाना और डीआई डाल देना, सिर्फ पहले बार में क्वेश्चन लेके आते हैं और वही सॉल्व करना सिखवाना चालू कर देते हैं, है ना? शिवम पहले भी पढ़ा होगा डीआई, पहले क्वेश्चन देके ही सॉल्व कर। अरे भाई क्वेश्चन तो बाद वाली बात है, पहले बच्चों को उतना तो दे दो कि वो जिससे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अभी हमने क्वेश्चन भी स्टार्ट नहीं किया, जबकि हमारा 1.5 घंटा खत्म हो गया। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन पे आने पे थोड़ा टाइम लगेगा, सिर्फ टेबुलेशन करने में ही कर लो, बाकी उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा? एवरेज ऐसा तो नहीं है कि कई लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा, आपने तो वहां भी पढ़ा होगा, है ना? बस पढ़ दिया है। एवरेज, एवरेज कुछ नहीं कहता बेटा, एवरेज एक क्वांटिटी है। चलिए एक सिंपल समझाओ मुझे। बेटा ये आपका घर है, ये लो स्वीट होम। अबे हंस दिया, यानी तेरा घर नहीं है, स्वीट नहीं है, मम्मी पापा से बोर हो गया, बदल डाल, है दूसरा अडॉप्ट कर ले। इससे ज्यादा क्या है? अगर स्वीट होम होम बोलने में भी हंसी आ गई तो पता कितना खतरनाक है। आपके घर में वहां खट्टा चल रहा होगा। चलो बेटा ये अपना इंस्टीट्यूट है। आप मुझे बताओ, आप अपने घर से यहां आए हो, ये निकले, और यहां आने तक क्या आपकी स्पीड बराबर रही है? अरे बराबर रही है क्या? कभी कम कभी ज्यादा, कभी आप 10 किलोमीटर चले, कभी 15, कभी 8, कभी 5, कभी मान ले कि 10 हो गया, कभी 2 किलोमीटर 3। तो मैंने यहाँ आने के बाद आपसे पूछा कि आप कितने किलोमीटर की स्पीड से यहाँ आए हो, तो क्या आप ऐसे आंसर देंगे? तब कहा जाता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के सिंगल क्वांटिटी में वेरिएशन होता है जिसका जवाब देना इम्पॉसिबल हो जाता है कि कितनी बार होता है। तो ऐसे क्वांटिटी के केस में सबको मिला के एक वैल्यू बनाई जाती है, इसी वैल्यू का नाम होता है एवरेज। क्लियर है? एवरेज वो क्वांटिटी होगा जिससे कुछ अमाउंट पे डेटा कम होगा, जैसे मान लो ये x है और कुछ अमाउंट पे डेटा ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 1 2 3 4 5 है, मान लो इस स्पीड से मैं आया यहाँ पर, अब मैं इसका एवरेज निकाल लूँ 1 + 2 + ये लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका एवरेज निकाल लूँ, हो गया 15/5। आंसर क्या हुआ? 3। तो इन सबको मिला के एक वैल्यू निकली, क्या निकला हमारा?
3, इससे सेम अमाउंट पर डेटा कुछ कम होगा तो कुछ ज्यादा होगा। क्या वैलिड है? वैलिड है? समझना है? तो एवरेज कब निकालते हैं? तो याद रखना किसी भी सिंगल क्वांटिटी के डेटा में वेरिएशन होना चाहिए। जैसे आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, जो भी होता है, तो किसी में हो सकता है 50 नंबर आया, किसी में 60, किसी में 70, किसी में 10। तो आप कहते हैं ना सर मेरा एवरेज मार्क्स 50 है, तो मैं ऑटोमेटिक समझ जाऊंगा कि किसी सब्जेक्ट में 50 से कम है और किसी में 50 से ज़्यादा है। तो एवरेज वो क्वांटिटी बन जाता है आपके पास जो कि इंटीग्रेटेड होता है, एक तराजू का मिड पॉइंट होता है जिससे कुछ वैल्यू कम कुछ ज़्यादा। और ऑलरेडी मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग में इसके बारे में ट्रिक बता रखा है, तो वो चीज़ें हम यहाँ आगे नहीं करेंगे फिलहाल। क्लियर हो गया? चलेगा। और इसके लिए एक ही डेटा बेटा कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सीधा मैंने बताया था सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर्स ऑफ डेटा। नंबर्स ऑफ डेटा, बस हो गया हमारा काम खत्म और यहां से क्वेश्चन आंसर हो जाएगा स्टार्ट। नोट डाउन करो। हेलो, क्लियर हो क्या? जैन से क्लियर है? अब आपने डीआई का इंट्रोडक्शन समझ लिया, डीआई को फार्मूला समझ लिया। अब हमारा काम है बारी बारी से डीआई को समझना। याद रखना बेटा, पूरी कहानी तो सिर्फ टेबुलेशन तक ही करनी है। अब पूरा चीज क्लियर है सबको? चलिए, अब जो चीज आपने हथियार अपने लिए बनाया है इसका यूज कैसे करते हैं वो देख लो बस। ठीक है, सारे लोग क्लियर हो गए? समझा? अब जाके आपका पूरा कंप्लीट हुआ है डीआई का इंट्रोडक्शन और वो हथियार जिससे आप डीआई बनाने वाले हैं। तो अब इस्तेमाल करें पहला ग्राफ, यानी पहले घर से स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। हेडिंग डाल दीजिएगा पहला टेबुलेशन, टेबल चार्ट या टेबुलेशन। टेबल चार्ट या फिर टेबुलेशन। देखिए बेटा, अब इंटरप्रिटेशन भी समझा रहा हूं कैसे होता है। और गुड़िया, इतने रूल से ज्यादा करने की कोशिश मत करना, अपने सर पे खुद ही बोझ बढ़ाओगे आप, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका सिलेबस कहता ही नहीं है इसे ज्यादा करने के लिए। देखो ये सारे रूल बने हुए मेरे, देखिए पहला करना है कंप्लीट टेबुलेशन। तो कंप्लीट टेबुलेशन कहने का मतलब देख लिख लीजिए स्क्रीन पर कि इसमें हर एक रो और कॉलम का डेटा फिक्स होगा। कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि डेटा याद रखें ना, जब आप टेबल के चीजें बनाते हो ना तो हर एक, जैसे मान लीजिए ये सारे रो और कॉलम है, अब ये मेरे लिए आप ये रो है, अगर एक बच्चा यहाँ उठ के जाने की कोशिश करेगा तो सारे डिस्ट्रैक्ट होंगे। मानते हैं चीजों को? एज इट इज तो यही है। अगर इनमें से एक भी डेटा अगर मिसिंग रहा या फिर अनसफिशियंट रहा, सफिशियंट नहीं है ये, समझे, तो डेटा डिसमैच हो जाएगा। तो इसके लिए बोला गया अगर हो जाए तो आपके लिए एक टॉपिक बना है, नाम है मिसिंग टेबुलेशन। ठीक है, देखेंगे हम बाद में क्या होता है। देखिएगा अब इसमें डाटा कैसे फेच करते हैं तो जरा समझ लीजिए, देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे सनाया है, स्नाया को बोला गया कि केमिस्ट्री में कितना मार्क्स है, तो स्नाया के पहले रो को जाएंगे और उस टक्कर पे लेके आएंगे कि केमिस्ट्री कहाँ है, जहां कट गया वो आपका डेटा बन जाएगा केमिस्ट्री का। फॉर एग्जांपल स्नाया को बोला गया केमिस्ट्री में कितना मार्क्स है, ये इधर चलेंगे, ऊपर से क्रॉस कीजिए, केमिस्ट्री यहां मैच होता है, रो और कॉलम, बेटा इससे ज्यादा बाहर हो जाएगा, ये बाहर कह रहा हूं किस पे, इनको पूरा डायरेक्शन बोलने पे है ना, आधे को दिखेगा ही नहीं। देखो यहाँ पे, तो जहां पे ये टक्कर होगा यानी कि जंक्शन बनेगा, ध्यान समझा उल्टा। अमर यहाँ पे जैसे सनाया का केमिस्ट्री कितना हो गया 60, समझे, जहां जंक्शन मिलेगा कट के वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझा? तो हमारा पहला काम होता है डाटा का फेच करना, जिसको रो और कॉलम से बात करेंगे। जैसे बोल दिया गया कि भाई अमर का बता दीजिए बायोलॉजी में कितना है, तो आपके पास सब्जेक्ट क्या है, मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है। बायो का ये ग्राफ और इसका ये ग्राफ, जहां जंक्शन हो गया वो उसका डेटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझा? तो वो इस तरह से डेटा को फेच करवाता है इसके बाद, और उसके बाद क्वेश्चंस आपके रिलेटेड होंगे। देखिएगा पॉइंट सबको समझ में आ गया? अब क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाना चालू कीजिए। लो
क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या कर दो, क्या कर दो? वो पार्टी बना लेते हैं लोग, रुक तो जा, बोलने की जरूरत नहीं है, रुक तो जा, मैं इलाज कर देता हूँ उसका। अब दिख रहा है? अब दिखा? लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाना चालू कीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। अब जरा ध्यान समझना, इसे बनाना नहीं, पहले ध्यान से समझो, हमला मत कीजिए पहले। अब यहां पे ध्यान से समझो, पहला क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड है, क्या ये ओरिजिनल टेबल है? ये तो डुप्लीकेट बेटा, ये हिडन है। जब तक हम इसे ओरिजिनल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप आंसर नहीं दे सकते। अरे इन बातों को मानते हैं तो याद रखिएगा। अब यहां पे देखिएगा, कुछ बच्चों का दिमाग क्या कहता है, या फिर कुछ टीचरों का भी वैसे ही है, थोड़े से हटके ही करते हैं कुछ। तो देखो, एक तरीका यह है कि जैसे मैं क्वेश्चन के हिसाब से इसको कन्वर्ट करता चला जाऊं। अरे ज्यादातर लोग यही करते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से रोल बनेगा कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन उनमें से बाय द वे मान लिया जाए कोई एक डेटा अमर का एक जगह कन्वर्ट किया है तो 5 जगह 5 अलग अलग जगह कन्वर्ट करते हैं। इससे क्या होता है, इफिशिएंसी और टाइम ज्यादा लग जाता है। आप ये चीजों को आप गौर नहीं करते तो चीजें आपकी बिगड़ जाती है। बात समझे? तो ये चीजें ध्यान में रख के चलना कि जब भी इस तरह का डेटा हो, यानी कि ये टेबल हिडन है, तो आप पहले देखो बेटा, या तो आप समय के साथ कन्वर्ट कीजिए, अलग अलग जगह अलग कीजिए। जैसे एक ही डेटा को 3-4 डेटा को बार बार कन्वर्ट करना होता है, टाइम लग जाता है। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, या फिर आप माने तो अच्छी बात, ना माने तो उससे भी अच्छी बात, कि जब भी आपके पास इस तरह का हिडन टेबल होगा तो पहला आप अपने कॉपी में और उसका एक्चुअल डेटा बना के रख लेंगे, समझे? तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप देखना, देखो क्या मैं आपके सामने बना रहा हूं, चीजें देखो यहां पर, जैसे और कोड में बनाना, इतना हमें नहीं करना। पहला चीज क्या हमारे पास, मैथ है, फिर क्या है, केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स, फिर बायो एंड इंग्लिश, यही है। इतना ध्यान में होना चाहिए। सबका मार्क्स दे रखा है, इसका कितना है 150, और दूसरे केमिस्ट्री का कितना है 130, तीसरे का 120, चौथा 100 और 100 है, तो टेंशन ही नहीं है। देखो बेटा, अब लोग कौन है, पहला बात अंकित है। देखो शॉर्ट में बनाओ, उतना नहीं। अंकित को 150 में 90% मिले हैं, 90 नहीं मिले। तो आप इसको करने का क्या तरीका है, 150 गुना 90/100 बेटा, करने की जरूरत नहीं है, सीधा 0 0 तो ऐसे कट जाएगा। आपको 59 जब पता होना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, कैलकुलेशन सुलो है। मैं क्या दुनिया का फिर कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता। तो आप सीधा लिख दूं 150 का 90, ये कितना हो जाएगा 135। 130 का 50 कितना हो जाएगा, सीधा 65। अरे 150 का 130 का 50 कितना होता है, 50% ही तो है। फिर 120 का 80 कितना होगा, 12 8 जा कितना होता है 72। ये सही है। और बाकी परसेंटेज 100 इसका तो कुछ करना ही नहीं है। 60 70 तो अपने पास आ जाएगा, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 वैल्यू बराबर होता है। अच्छा ठीक, दूसरा कौन है आपके पास, अमर। देखिएगा, इसको अगर मैं चेंज कर दूं 150 में 100%, तो 150 हो गया। दूसरा है 60, तो 130 का 60 कितना हो जाएगा। तो ये भाई इतना आपको टेबल भी याद नहीं है, गजब है भाई। और 120 का 70 कितना 84। फिर बाकी दो का एज इट इज लिख दीजिए 4, और कितना हो गया हमारे पास 80 हो गया। क्लियर है? इस तरह से आप पूरे टेबल को कन्वर्ट करके मुझे बताओ, बनाओ इसे। वो नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे, ठीक है? एक बार करो इसे, मेरा काम खत्म हो चुका है, अब आपको प्रैक्टिस करना है बस। इसको कन्वर्ट करो, इसको, और देख के करो। ये कैलकुलेशन नहीं करना है 150 बट्टे इतना करके लिखना, ये नहीं करना है आपसे। मैंने कैलकुलेशन ही तो मांगा है, और क्या मांगा है। अब तो दिख रहा होगा।
सीधा कन्वर्ट करो इसे, वो नहीं बनाना किसी को भी। मैं पहली बार कह रहा हूँ, उसको नहीं करना। मैं आपको जो क्वेश्चन सेट दूंगा, मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर आपके पास सिस्टम है या मोबाइल है, कोशिश करो अगर लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो तो वहां डाल के फेच करने की कोशिश, प्रैक्टिस यहीं से बना के रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा।